नमस्कार देशवासियों, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं महाकुंभ प्रयागराज के आर्थिक महत्व के बारे में। ये बात सही है कि धर्म से जुड़ाव की वजह से ही इसका महत्व रहा। धर्म की जुड़ाव की वजह से ही हम इससे लगातार जुड़े हुए रहे। लेकिन यदि हम गहनता से देखें और सोचें तो कुंभ का आर्थिक महत्व काफी रहा है। और इस बार का कुंभ विशेष है क्योंकि इस बार का कुंभ महाकुंभ है। 12 कुंभ के बाद में एक महाकुंभ आता है। इस वीडियो में हम महाकुंभ के प्राचीन समय से लेकर के आज तक के आर्थिक महत्व के बारे में विमर्श करते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं। अभी तक हम सभी कुंभ को धार्मिक महत्व के रूप से ही पहचानते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संगम बताया गया है। और प्रयागराज कुंभ संगम पर है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। अब जब हम देखते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र के फार्मूले ने एक चक्र पूरा कर लिया, जो कि 1000 साल पहले भारत से शुरू होकर के रोमन सिविलाइजेशन या अर्थव्यवस्था, ग्रीक, पुर्तगाली, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और आज की अमेरिकन या डॉलर अर्थव्यवस्था, हम देख रहे हैं कि कहीं भी शांति नहीं। आज जिस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहाँ के सबसे धनिक आदमी लगातार भारत आए, भारत के मंदिरों में गए, भारत के तीर्थों में गए, क्योंकि धन इसलिए कमाया नहीं जाता कि मन अशांत रहे। यदि धन धर्म के माध्यम से आता है तो शांति भी देता है और स्थायित्व भी देता है। आज जब कुंभ की शुरुआत हो चुकी है, पहला अमृत स्नान हो गया है, 40 से 45 करोड़ लोग एक ही स्थान पर, जो कि विश्व के 40 देशों की जनसंख्या के बराबर या अमेरिका की जनसंख्या से ज्यादा। ये हमारे लिए हो सकता है कि धार्मिक आयोजन हो, लेकिन विश्व इस आयोजन को एक मैनेजमेंट स्किल के रूप में देख रहा है। विश्व इस आयोजन को हिम्मत और भारत के शौर्य के रूप में देख रहा है। और जो गहनता से पहचान पा रहे हैं वो कुंभ में आ भी रहे हैं। इस बार के कुंभ में विशेष बात यह है कि विदेशी आगंतुकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और वो आ रहे हैं, भारत के सनातन को देख करके अभिभूत हो रहे हैं। कुंभ के माध्यम से हम भारत के ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं कि सबको मानसिक शांति की जरूरत है। ये वही जगह है जिसके माध्यम से विश्व शांति और स्थायी समृद्धि की नींव रखी गई। इस महाकुंभ के माध्यम से 3 लाख करोड़ से अधिक का मुद्रा विनिमय या इकोनॉमी में उछाल देखने को मिले। अब जब भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और बहुत जल्दी 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि कुंभ के माध्यम से इसका आगाज और इसकी ध्वनि पूरे विश्व में परिलक्षित हो रही है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हम न केवल विश्व से मानसिक रूप से कनेक्ट हो रहे हैं, बल्कि शांति और स्थायित्व का बोध भी करा रहे हैं। कुंभ का आयोजन भारत के पुराने प्राकृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मेल का संगम है। नदियों और घाटों के महत्व के साथ में इतने बड़े विशाल मेला क्षेत्र में लाखों सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी के अलावा आधुनिक तरीके से ये कार्य निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। अब हम बात करते हैं कुंभ के बाद में क्या हो। अब चूंकि 45 दिन बाद कुंभ का समापन हो जाएगा, तो इतने बड़े आयोजन के बाद में हम, हमारे देशवासी और विश्व कुंभ से क्या सीख ले सकता है, कुंभ क्या राह बता सकता है जब इतनी बड़ी एनर्जी का संग्रहण वहां पर होता है। क्या कुंभ हमें नई और वास्तविक दिशा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है? हमें मंथन करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। कुंभ होता ही इसलिए था कि घटित हो गई घटनाओं का विश्लेषण और उसके बाद में क्या किया जाए जिससे कि सर्वत्र शांति हो, स्थायित्व हो, समृद्धि हो, मानव कल्याण। कुंभ की सोच और इतने करोड़ लोगों का जमावड़ा, और इसमें ये प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये यह भाव दिखाता है कि सभी मानव एक है, भेदभाव रहित, एक साथ डुबकी लगाने वाले। ये हमें यह राह दिखाता है कि हम ये भेदभाव भूल करके, ऊंच नीच की सोच को भूल करके हम ऊंचाइयों की ओर अग्रसित हो, हम इंसान के मूल स्वरूप की तरफ बढ़ चले। कुंभ के भाव में बड़ी गहराई है और गहराई तो होगी ही, क्योंकि कुंभ के दौरान मंथन और कुंभ के निष्कर्ष को गुरु का सानिध्य मिलता है, जो हर 12 साल बाद आकर अपना सानिध्य देता है। यहाँ पर जो भी चिंतन किया जाता हो, जो भी आस्था व्यक्त की जाती हो, जो भी सोच बनाई जाती हो, प्रभावी रहती है, वो अपने सामने आती है और राह बताती है। तो कुंभ के बाद में क्या हमें इस क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि कुंभ क्षेत्र
हर दिन हर पल हमारे मन में हर जगह विद्यमान रहे, उसका प्रभाव बढ़ता ही रहे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसे इस्टेब्लिशमेंट बनाने चाहिए जो शांति, पर्यावरण हितैषी, नवाचार और अर्थतंत्र को बढ़ाने में सहायक हो। ये जो हम नई सोच की कल्पना कर रहे हैं, ये नई होकर के ही पुरानी है। आज मैं इन बिंदुओं पे बात करूंगा जिसके माध्यम से न केवल भारत तेज गति से आगे बढ़ सकता है, बल्कि भारत सहित पूरा विश्व एक नई राह भी अपना सकता है। नंबर 1, गुरुकुल या अध्ययन केंद्र, इनकी स्थापना। इन केंद्रों का मुख्य आधार संस्कृत रहेगा। आज संस्कृत विश्व के 120 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। अंतरिक्ष विज्ञान की जितनी भी खोज की गई है, उसमें मुख्य सहायक भाषा एकमात्र संस्कृत रही है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है और भारत की तो ये मूल भाषा रही है। तो क्यों नहीं हम ऐसे गुरुकुल या अध्ययन केंद्र यहाँ पर खोलें जिसका मूल आधार संस्कृत हो, जिसमें कि देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए आए, इस क्षेत्र के विद्वान लोग इस भाषा पे और रिसर्च करें और हम इस भ्रम को खत्म कर डालें कि हमारे गौरव को हम तभी गौरव मानते हैं जब पश्चिम हमको याद दिलाए। सभी शास्त्रों की भाषा संस्कृत के महत्व को हम बढ़ा पाएंगे। इस तरीके से भारत विश्व का बहुत बड़ा अध्ययन केंद्र भी बन सकता है। नंबर 2, गौ विश्वविद्यालय या आधुनिक गौशालाएं। इसके माध्यम से हम देसी गाय के महत्व और इसकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इस पर शोध करें, क्योंकि गाय को हम पशु नहीं, गाय को हम माता के रूप में पूजते हैं, माता के रूप में मानते हैं। और गाय के माध्यम से हम स्पर्श चिकित्सा, गाय के मूत्र का महत्व जो कई बीमारियों को खत्म कर सकती है, उसके गोबर से प्राकृतिक खेती, यूरिया या पेस्टिसाइड्स का प्रभाव हम देख चुके हैं कि विश्व की आधी आबादी बीमारी से ग्रसित हो चुकी है। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे विश्व के स्वास्थ्य को स्वस्थ बना सकते हैं। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से इस तरीके से गाय के माध्यम से पूरा विश्व स्वस्थ हो जाए, ऐसी कल्पना को हम साकार कर सकते हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ये भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति रही है। जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज, जितने भी पेड़ और पौधे हुए हैं वो किसी न किसी इलाज में सहायक है। हम उनको भूल गए, पहचान नहीं पा रहे। यदि ऐसे संस्थान स्थापित किया जाए तो शोध करके उनके महत्व को सामने लाया जा सकता है। इस तरीके से जो पश्चिम की चिकित्सा पद्धति है एलोपैथिक, उसके साइड इफेक्ट से भी विश्व को बचा सकते हैं, मानवता को बचा सकते हैं। योगा विश्वविद्यालय, मानसिक शांति और स्वस्थ रहने के लिए। अब चूंकि भारत के प्रयास से विश्व योगा दिवस भी मनाया जा रहा है और विश्व के हर देश में योगा का चलन भी काफी बड़ा है, लेकिन योगा तो भारत की देन है। यहाँ योगा के काफी सारे शास्त्र हैं। इसके माध्यम से हम योग के एक बहुत बड़े केंद्र बन सकते हैं। एक ऐसा सेंटर बना जाए जिसका हम नामकरण दे सकते हैं कुंभ इनोवेशन एरिया ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल प्रोडक्ट, भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय कुंभ खोज क्षेत्र। इसमें ये एक रिसर्च सेंटर रहेगा और इसमें नए नए विषयों पर इनोवेशन किया जाएगा, जो को धरती को बचाने में, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, अर्थव्यवस्था को गति देने में, इन सभी क्षेत्रों पर कार्य करेगा। सनातन विश्वविद्यालय, इसके माध्यम से सनातन धर्म का विश्व से निकटता का जुड़ाव कराना और उसका महत्व समझाना और ये बताना कि सनातन एक ऐसा धर्म है जिससे कि शांति, स्थिरता, विकास, प्रगति और अंततः मनुष्य अपना मूल्य पहचाने कि वो किस कार्य के लिए आया है और उसे क्या करना है। मनुष्यता को एक नई दिशा मिले और ये भारत ही कर सकता है। तीर्थ विश्वविद्यालय, इसके माध्यम से बाहर से आने वाले बुद्धिजीवी, ज्ञानीजन, शोधकर्ता, पर्यटक भारत के तीर्थों से निकटता से जुड़े, उनके महत्व को समझे, पहचाने। इन सारे संस्थानों के लिए जो भी जरूरी रोड कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, रेलवे, बाजार इत्यादि सुगम व्यवस्था यदि कुछ करनी हो तो वो की जाए। क्योंकि अभी के कुंभ की बात हो रही है, ये क्षेत्र कुंभ के बाहर 10-20 किलोमीटर आगे विकसित किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि धन की व्यवस्था का, इसका परिचालन का और इसके उद्देश्य का। तो भारत के कम से कम 10 ऐसे मंदिर हैं जिनकी सालाना आमदनी 300 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक है। वो 1-1 किलोमीटर का क्षेत्र लेकर के ये सारे संस्थान विकसित करें। इस तरीके से धर्म का पैसा धर्म के अलावा मानवता में खर्च हो, हमारी संस्कृति को बढ़ाने में सहायक होगा, हमारे गौरव के पुनः जागरण में सहायक बनेगा। और जो भी यहाँ पर किया जाएगा उसका उद्देश्य धनोपार्जन नहीं होकर के शुद्ध और सात्विक रहेगा। यदि हमको इस कार्य में सफलता मिल जाती है तो बाद में कॉर्पोरेट सेक्टर को भी नदियों के किनारे जमीन दे करके
ऐसे संस्थानों को बड़ी मात्रा में खोला जा सकता है और बाहर का पूंजी निवेश भी इसमें हो सकता है, क्योंकि ये निश्चित है कि ऐसे संस्थानों में भारी भीड़ आएगी। विश्व के कई करोड़ लोग शांति और मूल को प्राप्त करने की तलाश में निश्चित रूप से भारत की तरफ आएंगे। भारत एक अलग ही तरह की इकोनॉमी डेवलप कर सकता है जो किसी की परिकल्पना में भी नहीं है और न वो कर सकते हैं, क्योंकि ये परिकल्पना हर एक के सोच में नहीं हो सकती है। उसके लिए जगह भारत होना जरूरी है, इसलिए ये भारत में ही संभव है, क्योंकि ये सब चीजें भारत की सोच में है। हमारा डीएनए इन चीजों से जुड़ा हुआ है और ये हम कर सकते हैं। आज जब हम केवल परिकल्पना करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जिस व्यवस्था से पूरा विश्व गुजरा है उससे थक चुका है। ये सारी व्यवस्था सभी चीजों का समाधान, मनुष्यता से लेकर के सभ्यता और इकोनॉमी, इन सब के माध्यम से करोड़ों लोग पर्यटन के रूप में भारत से आएंगे और पर्यटन को भी भारत एक नई राह बता सकता है। उसका नाम दिया जा सकता है उद्देश्यपूर्ण पर्यटन, पर्पजफुल टूरिज्म। बेकार के पर्यटन से कुछ नहीं होता है, दिमाग ही खराब होता है। भारत इसमें भी राह दिखा सकता है। इस तरह से इस महाकुंभ के माध्यम से न केवल हम सनातन को बढ़ाने का कार्य करेंगे, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी एक नई दिशा, नई पहचान, नई राह दे सकते हैं। आज जब 144 साल बाद महाकुंभ आया है तो व्यवस्थाएं भारत के अनुकूल है। पूरे विश्व में भारत का शोर है। पूरा विश्व इस बात को मान रहा है, समझ रहा है कि अगला दशक भारत का होगा। भारत के मूल को अंदर से पहचान रहे हैं। हमें अपने मूल को पहचानना होगा। हमें खुद पर और हमारी धरोहर पर गर्व का भाव भरना होगा। हमारी जो स्थापित मान्यता है उनके प्रति दृढ़ता दिखानी होगी। इससे न केवल भारत आगे बढ़ चलेगा बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होगा। भारत नेतृत्व करेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। बस आज के लिए इतना ही देशवासियों। हम उम्मीद करते हैं कि महाकुंभ के माध्यम से भारत अमृत काल के इस समय में अमृत की तरह आगे बढ़ करके उन्हें एक बार विश्व में प्रतिष्ठित होगा। जय श्री राम।